मैग्नेटिज्म। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो शुरू करते हैं। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो चैप्टर है, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है, देखो मैंने आपको पहले, जिस दिन पहला लेक्चर हुआ था आपका 12th क्लास का, तो वहां पे भी मैंने आपको शायद बताया था कि आपका 12th क्लास का सिलेबस क्या है, याद है? उस सिलेबस की यस कहानी में सर। मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से, आपने खासकर पहले 5 जो यूनिट है उसमें एक ही चीज के बारे में स्टडी करना था, और वो था चार्ज। पहला यूनिट आपने किसके बारे में पढ़ा हुआ है? उसका हीरो कौन है? हीरो चार्ज है। जहां पे भी अगर आप उसकी बात करोगे, बात और चार्ज की हो रही होती है वहां पे, है ना? चार्ज ने ये किया, चार्ज आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, किसी दूसरे चार्ज को लाओ, फिर ये कितने जी पोटेंशियल बन रहा है, कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज स्टोर होता है। मतलब सारी कहानी आ जाके किसके आसपास घूमती है? चार्ज के आसपास घूमती है। लेकिन वो चार्ज कैसा था? रेस्ट पे था। तो चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा या यूनिट पढ़ा, वो क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में भी क्या आप किसी की किसकी चीज में, मतलब डील किसके साथ कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। लेकिन फर्क क्या है? फिर फर्क यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो जो चार्ज था वो क्या था? स्टेशनरी था, एक ही जगह पे था, रेस्ट पे था। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या कर रहे थे? उसी चार्ज को चला रहे थे। जब आप चार्ज को चला रहे थे, तो आपके पास क्या आ रहा था? उस चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, ये हमें देखने को मिल रही थी। अब हमने क्या करना है, देखो। अब यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जब एक वायर में करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करना मतलब इलेक्ट्रॉन का चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना मतलब चार्ज का फ्लो करना। जब एक वायर में करंट फ्लो करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब वो ऐसा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके पास है ही, वो तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो कहाँ जाएगी? वो तो है ही। उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। जब भी एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट चलेगी, यानी कि चार्ज मूव करेगा, तो इस चार्ज के मोशन की वजह से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है। समझ आई मेरी बात? अब ये जो यस बात है, सर। ये विचारों आपको आज पता चल रही है, अगर आपको थोड़े दिन पहले पता चल जाती है। या देखो, ओरेस्टेड ने क्या किया ना, वो अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसको देख के तुम्हें लगेगा कि यार तुम भी ओरेस्टेड बन सकते थे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम नेहा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता था, अफाक एक्सपेरिमेंट भी हो सकता था, है ना? क्योंकि जब सीखोगे ना इसने एक्चुअली में क्या किया, तो तुम्हें देखो यार ये तो बड़ा आसान काम था, ये तो मैं भी कर सकता था। कुछ वैसा ऐसा काम ये वो किया नीडल ओरेस्टेड ने। डिफ्लेक्शन वाला। हाँ, बिल्कुल। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान है, और यहीं से शुरुआत हुई है। इसी एक्सपेरिमेंट से शुरुआत हुई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की स्टडी की। तो देखो, उसने बड़ा सिंपल सा काम किया यार। सीखो, देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो मैं भी ओरेस्टेड। लेकिन तुम देखो उसने किया क्या, बड़ा सिंपल सा काम किया। उसने कुछ भी नहीं किया यार। उसने लिया एक रियोस्टेट, यहाँ सिंपल सा सर्किट ड्रा किया उसने। एक वायर ले ली, एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दी, एक लगा दी इसने यहाँ पे बैटरी, कहीं भी लगा दो बैटरी। एक यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ पर कहीं एक की लगा दो, यहाँ पे लगा दो कहीं की, ये यहाँ पर की लगा दी। ठीक है। यहाँ पर अगर उसने वो चेंज करनी है रेजिस्टेंस वगैरह, तब कर भी सकता है वो। अगर ये रियोस्टेट लगाया होगा, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू बदल सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं किया इसने। एक बैटरी लगाई है, एक रेजिस्टर लगाया, रियोस्टेट लगाया हुआ है। ठीक है, रियोस्टेट लगाया हुआ है, एक की लगाई हुई है, बस एक वायर में करंट चल रही है। पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलेगी, तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। समझ लो ये सेल है। अगर तुम्हें बताऊं मैं, अगर ये मान लो ये सेल है, ये इसने तारें लगाई, ठीक है, और यहाँ लगा दिया एक रजिस्टर। बस सिंपल सा सर्किट। एक सेल ले लिया, सेल को एक वायर के साथ जोड़ दिया, एक रजिस्टर के साथ जोड़ दिया, बस इतना सा काम किया। इतना सा काम करने के बाद उसने पता क्या किया? उसने देखा यार, अगर इस सर्किट के आसपास, मतलब अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था ना कि यहाँ इस सर्किट का मतलब से क्या समझ रहे हो? इस सर्किट से आप ये समझ रहे हो कि यार यहाँ से करंट फ्लो कर रही है, इस वायर से क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। जैसे हम इसको की को ऑन करेंगे, जैसे इस की को ऑन किया जाएगा, तो क्या होगा? इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। उसने ये चीज देखी कि जैसे ही वो करंट की को ऑन करता था, और इसके पास रखी इसने एक मैग्नेटिक नीडल, देखो एक रखी इसने मैग्नेटिक नीडल। अब क्या होता था कि जैसे ही ये क्या करता था, इस करंट को स्टार्ट करता था, की को ऑन करता था, ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती थी? डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देती थी, नॉर्थ साउथ,
डिफ्लेक्शन शो करती थी, मतलब ऐसे होगी नीडल तो ऐसे हो जाएगी। तो इस की को ये ऑफ करता था, नीडल वापस आ जाती थी ऐसे पोजीशन पे। जैसे की को ऑन किया, नीडल ऐसे हो गई। की को ऑफ किया, वापस पोजीशन पे आ गई। ऑन किया, नीडल डिफ्लेक्ट कर गई। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक आपके पास मैग्नेट पड़ा हुआ है ना, बार मैग्नेट पड़ा हुआ है, बचपन में बड़ी बार खेला भी आपने इसके साथ। मैग्नेट पड़ा हो, आप एक और मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। अगर नॉर्थ साउथ से, अगर अपोजिट पोल साथ लेके आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ यस साउथ सर। यहाँ नॉर्थ होता, रिपेल करता। सेम सेम पोल रिपेल आएंगे, लाइक करेंगे। पोल्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अगर इसके सामने आप एक मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं लाओ, ऐसे लाओ, कोई स्टोन लेके आ जाओ, तो क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। नो सर। यानी कि एक मैग्नेट ही एक मैग्नेट को हिला सकता है। यानी कि इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके इसको पुश और पुल कर रही है ना, फोर्स क्रिएट हो रही है। आई मेरी बात समझ में? एक मैग्नेट ही मैग्नेट को हिला रहा है। इसी तरह से अगर करंट के फ्लो करने से, अगर करंट के फ्लो करने से ये जो मैग्नेटिक नीडल है, अगर ये हिल रही थी, अगर ये डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि करंट फ्लो करने की वजह से कहीं ना कहीं इस वायर के आसपास भी कहीं ना कहीं क्या हो बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक जो है वो बन फील्ड। रही है, बन ही रही होगी। क्योंकि देखो ना, यस सर। मैग्नेट ही मैग्नेट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। अब अगर ये जैसे की ऑन करते थे, मैंने बताया ना आपको, पहले तो ऐसे पड़ी हुई है मैग्नेटिक नीडल, की ऑन गई, मैग्नेटिक नीडल ऐसे करके, मान लो ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर गई। की ऑफ की, वापस ऐसे हो गई। फिर की ऑन की, डिफ्लेक्ट कर गई। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि जैसे ही इसमें करंट फ्लो करती थी, ये जो हमारे पास वायर है, इस वायर के आसपास भी हो ना हो एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनती होगी, बनती ही होगी। तभी तभी ये मैग्नेटिक नीडल यहाँ क्या कर रही थी? डिफ्लेक्शन शो कर रही थी कि नहीं कर रही थी? अब यस सर। ये एक्सपेरिमेंट था ओरेस्टेड का। तो कोई आपको कोई बड़ा, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके आया वो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था, बस एक ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन थी, है ना। उसने वो ऑब्जर्व किया जो बाकियों ने उस टाइम ऑब्जर्व नहीं किया था। तो ये शुरुआत थी, ये शुरुआत थी इस टॉपिक की, इस फील्ड की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो तब इसने बता दिया कि भैया जब ये करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक उसके आसपास एक मैग्नेटिज्म जरूर क्रिएट होगा। ये बता दिया किसने? ओरेस्टेड ने। आई मेरी बात समझ में? क्या है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट? किसी को पता चला? यस सर। यस सर। कौन बताएगा? दिव्या जी करिए इसको जरा एक्सप्लेन, व्हाट इज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सर हम एक वायर्स लेंगे, उसको एक रेहोस्टेट के साथ अटैच कर देंगे और उसके साथ एक की लगा देंगे और एक बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो उसके साथ हम एक मैग्नेटिक नीडल रख देंगे। अब बताइए, दिव्या जी करिए एक्सप्लेन। सर हम एक वायर लेंगे, उसको हम एक रेहोस्टेट के साथ अटैच करेंगे और एक बैटरी उसके साथ कनेक्ट करेंगे और एक की उसके साथ अटैच करेंगे और हम उसके साथ एक मैग्नेटिक नीडल को भी रखेंगे। तो अच्छा जैसे हम की को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो मैग्नेटिक नीडल जो होगी वो डिफ्लेक्ट करेगी अलग अलग डायरेक्शंस में। इससे हमें ये पता चलेगा कि जैसे करंट फ्लो करती है तो उसके आगे पीछे एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिज्म जो होता है वो शो होता है। वेरी गुड, शाबाश। आपको समझ आया बाकी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट मन में? नो सर। निखिल जी पता चला? सर हाँ अब सोचो, अब पता क्या हुआ, जब जब ओरेस्टन ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ये ऑब्जर्वेशन आगे मतलब दुनिया के सामने आई, तब फिर क्या हुआ कि यार इस फील्ड में भी काम होने लगा। फिर ये देखा जाने लगा कि यार अगर मैं वायर ऐसे रखूं, मतलब इस तरह की वायर होगी, तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी। मतलब मान लो ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो फिर इन इन चीजों पे रिसर्च होने लगी, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में बात होने लगी। क्या बातें होने लगी? ये बात होने लगी कि यार इधर अगर एक वायर होगी, इतने से डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इधर कितनी बनती है, इधर कितनी बनेगी, यहाँ कितनी बनेगी। तो इन चीजों के बारे में रिसर्च होने लगी। अच्छा, और भी बंदे सोचने लगे कि जैसे आप ही सोचोगे कि सर अगर ये वायर पूरी गोल हो जाए और इसमें अगर करंट फ्लो कर रही हो, तब यहाँ पे सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, बाहर कितनी होगी। इन चीजों के बारे में रिसर्च होने लगी।
अगर वायर ऐसी पड़ी हो, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हो ना, तो फिर अगर यहाँ पे करंट चल रही हो तो फिर इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे? यहाँ इस पॉइंट पे कितनी होगी, यहाँ इस वायर से बड़ी दूर चले जाएंगे, वहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इन सब चीजों के बारे में अब रिसर्च होने लगी। इसने तो देखो ओरिस्टन ने इतना तो बता दिया था ना, ओरिस्टन ने इतना तो बता दिया कि भैया जब भी आप एक वायर में करंट फ्लो करवाओगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट होगी। अब यस सर, अलग अलग रिसर्च चलने लगी कि भैया अगर ऐसी वायर होगी तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी वायर होगी तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी इवन के उन्होंने सोचा अगर इस वायर को ऐसे स्प्रिंग जैसा बना दिया जाए, वायर को इस तरह से अगर स्प्रिंग जैसा बना दिया जाए तब तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब सेंटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बाहर कितनी है, यहाँ कितनी है, कैसे बनेगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये सब कुछ डिपेंड करता है, ये सब चीजें डिस्कस होने लगी, ये सब चीजें जो है वो डिस्कस होने लगी। ठीक है, तो समझ आया? अब ये सब चीजें जो डिस्कस होने लगी ना, तो यही डिस्कशन और यही सब कुछ और भी बंदे नोट कर रहे थे, और भी बंदे जो है समझ रहे थे, इस पे रिसर्च कर रहे थे। उनमें से दो बंदे थे जिनका नाम था, एक का नाम था बायोट, एक का नाम था सैवर्ट। जैसे ना मोमिन और फाक इकट्ठे बेचारे है ना, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठी फिजिक्स पढ़ते हैं, वैसे ही ये दोनों भाई थे बायोट और सैवर्ट। इन दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया जिसे बोला गया बायोट सैवर्ट्स लॉ। क्या बोला गया? बायोट सैवर्ट्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, सपोज करो आपकी कैसी भी वायर हो, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई वायर हो, है ना, इस वायर में मान लो करंट आई फ्लो कर रही है। अब करंट आई फ्लो कर रही है तो मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? उन्होंने इस पे रिसर्च की। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी ऐसे करके कोई भी वायर ली, उसके बाद क्या किया, उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट किए, करंट फ्लो करवाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखी उन्होंने कितनी होती है, मतलब भाई मैग्नेटिक मीटर चेक किया होगा, फिर उन्होंने देखा करंट की वैल्यू को कम किया, फिर देखा क्या मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही। आप भी सोचोगे ना कि यार कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी, आप कैसे फाइंड करोगे? आप देखोगे अगर 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर 4 एम्पेयर की करंट फ्लो करवाऊंगा तब कितनी हो जाएगी, क्या ये बढ़ती है कम होती है ना? अगर मैं इस पॉइंट को दूर ले जाता हूँ तब क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है कम होती है? ऐसे ही उन्होंने ना अलग अलग तरह से इन चीजों को परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो हमको बताया कि यार आपको अगर किसी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप इस फार्मूले से वो फाइंड कर सकते हो। उसी मैथमेटिकल फार्मूलेशन को कहते हैं बायोट सैवर्ट्स लॉ। उसी मैथमेटिकल फार्मूलेशन को क्या कहते हैं? बायोट सैवर्ट्स लॉ। समझ आई बात कि नहीं? चला? यस सर, हाँ। अब लेकिन यहाँ पे ना एक चीज हो जाएगी यार, करंट क्या चीज है बताओ? करंट स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है? करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि कहीं कहीं हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी जहाँ पे करंट को ना हमें वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लेना पड़ेगा, तो फिर वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग करंट नहीं लेते, यहाँ पे हम लेते हैं करंट एलिमेंट, मतलब यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, मतलब एरिया को भी कंसिडर करेंगे, ताकि हमको अगर कल को वेक्टर की फॉर्म में बताना पड़े तो वेक्टर की फॉर्म में हम इसको बता पाए। ठीक है, तो अब हम बात अगर करेंगे कहीं तो हम करेंगे करंट एलिमेंट की बात। एलिमेंट मतलब ये इतने छोटे से स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितनी करंट फ्लो कर रही है, उसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। और आप सोचो कि करंट एलिमेंट वर्ड हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? वो इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं हमें वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी डील करना पड़ेगा, और करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर सिर्फ करंट लेके चलूंगा तो फिर हम उसको वेक्टोरिकली नहीं बता सकते हैं, बट अगर करंट एलिमेंट लेके करूंगा तो आप कहीं भी जब इसको वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा करंट को, तो हम कर पाएंगे ऐसा करने से। ठीक है जी, समझ आया? अब देखो उन्होंने क्या किया। यस सर, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने किया हम लिखते जाएंगे। लेट अस कंसीडर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर ले ली किसी भी लेंथ की। ठीक है, लेट अस कंसीडर कोई एक वायर ली, मान लो इस तरह से कोई एक वायर ले ली। ठीक है, मान लो ये वायर ले ली, कोई इसकी लेंथ है, कितनी लेंथ मान लेते हैं, चलो इसकी लेंथ एल मान लेते हैं। चलो एक वायर ले ली जिसकी लेंथ कितनी है, ये जो इसकी लेंथ है एक रेडी है, इसकी जो लेंथ है मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एक वायर ले ली जिसकी लेंथ कितनी है भाई एल, इसकी लेंथ है। लेट अस कंसीडर क्या है, एक वायर है, नाम दे दो वायर का, क्या नाम देंगे? ए टू बी। सपोज कर लो आपके पास एक वायर है ए बी, लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ इसकी एल है। ठीक है जी, लिख देते हैं इसको, जो ड्रा किया उसको लिख देंगे। लेट अस कंसीडर देयर इज ए वायर,
देयर इज अ वायर ए बी नाम रखा था, बिल्कुल जी, ए बी नाम रखा Yes, था, sir. है ना। लेंथ कितनी रखी इसकी हमने, हैविंग लेंथ एल, हैविंग लेंथ एल, ठीक है। एक वायर ले ली, कैसी वायर है, ए बी, लेंथ कितनी है इसकी, एल इसकी लेंथ है, L. ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब क्योंकि आपको Yes, पता है sir. यार, करंट फ्लो करवाएंगे तभी तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपने इसमें करंट फ्लो करवानी है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यार इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, मान लो कि इसमें I. आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। लेट कर देते हैं आई, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर, लेट आई बी द करंट flowing in the wire, flowing in the wire, ठीक है। लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर, सही है, यहां तक समझ आ गया। कुछ नहीं किया हमने, एक वायर ले ली Yes. जिसकी लेंथ ए बी है, एक वायर ले ली ए बी जिसकी लेंथ एल है, इसमें करंट फ्लो कर रही है जिसका क्या नाम है, आई इसका नाम है, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट के साथ डील करने वाले हैं, सिर्फ करंट के साथ डील नहीं करने वाले हैं, करंट एलिमेंट के साथ डील करने वाले हैं। तो इसीलिए सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। अब छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट बेसिकली क्या होता है, करंट इनटू दैट स्मॉल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। जैसे देखो, इसमें से अगर आई करंट चलती है तो इस छोटी सी जो लेंथ है, मान लो ये लेंथ कितनी है, डीएल है, स्मॉल लेंथ ले लेते हैं वायर की, क्या है, डीएल। अगर अगर इसमें से करंट फ्लो करे तो जाहिर सी बात है डीएल में से भी आई करंट फ्लो कर रही होगी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, और वो करंट एलिमेंट क्या है, आईडीएल। आईडीएल मतलब करंट एलिमेंट। लेट करते हैं कि आईडीएल क्या है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, बी द स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है जी। समझ Yes, आई यहां sir. तक बात, बिल्कुल Yes, सिंपल sir. वे में, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है, आराम आराम से चीज समझनी है, क्योंकि ये बेसिक है इस चैप्टर का, ये समझ आएगा तो आगे की चीजें समझ आएंगी। हमने क्या किया, सपोज कर लिया मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। फिर हमने सपोज कर लिया कि आई करंट फ्लो कर रही है। फिर हमने सपोज कर लिया कि आई डीएल क्या है, आई मतलब ये जो करंट फ्लो कर रही है, डीएल मतलब ये छोटा सा करंट एलिमेंट। ऐसे क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, स्मॉल एलिमेंट है ना, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट। Yes, sir. अब इसमें क्योंकि इसमें करंट भी चल रही है, करंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका नाम बन गया करंट एलिमेंट। तो आईडीएल क्या है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट पी डिसाइड करते हैं, मतलब कहाँ पे फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड, कहीं ना कहीं पॉइंट है ना जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ना। बायोट और सवेन ने क्या बताया, उसने कहा यार एक करंट एलिमेंट ले लो, उसमें करंट आई फ्लो करवा दो, ठीक है, करंट एलिमेंट का नाम आईडीएल है। अब उसने कहा यार एक काम करते हैं, देखो यार यहाँ पे कहीं हम कहाँ पे फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड। उसने कहा चलो एक पॉइंट पे फाइंड करते हैं, मान लो ये पॉइंट पी है। उसने कहा चलो ये पॉइंट पी है, और वायर से कितनी दूरी पे है, ये वायर से भी कोई कुछ डिस्टेंस पे है कि नहीं है किसी डिस्टेंस पे। मान लो एक पॉइंट पी है, कहाँ पे है, लेकिन एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, जो ये करंट एलिमेंट है उससे कितनी दूरी पे है, आर की दूरी पे है। और और यहीं पे हमने क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, Yes, sir. वो हम लोगों ने पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। Fine, समझ आई fine. मेरी बात, Yes, sir. समझ आई। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, Yes, Yes. sir. क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, क्या लेट किया मैंने, लेट किया पॉइंट पी, लेट Let पॉइंट पी, लेट पी बी ए पॉइंट, ऐसे लिख दो चलो, लेट पी बी ए पॉइंट, be a point. लेट पी बी ए पॉइंट। क्या करेंगे इस पी पॉइंट पे, कितनी दूरी पे है ये, एट ए डिस्टेंस आर, लेट पी बी ए पॉइंट एट अ आर, कहां से है आर डिस्टेंस, फ्रॉम द करंट From the एलिमेंट, wire. है ना, फ्रॉम द करंट एलिमेंट है, ये जो करंट एलिमेंट है पूरी वायर है ना। Yes, तो यहाँ sir. से डिस्टेंस कुछ और नहीं हो जाएगा, यहाँ से कुछ और हो जाएगा, हम यहाँ से बात कर रहे हैं। लेट पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, वेयर करना क्या है यहाँ पे पॉइंट पी पे, वेयर A मैग्नेटिक magnetic intensity has to be field found. intensity has to be determined, field intensity has to be determined, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने ये लिखा कि चलो जी पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, इस पॉइंट पी पे करना क्या हमको, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है जी, समझ आ गया। Yes, sir. अब देखो यार, ये इस करंट एलिमेंट का, इसके इस करंट एलिमेंट का, ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो पॉइंट पी है, क्या इसका और इसका कोई एंगल बन रहा है, देखो ना, ये देखो करंट एलिमेंट और पॉइंट पी जहां हमने स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ा, इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, कितना एंगल है ये, मान लो थीटा, Theta. कितना एंगल है,
थीटा। थीटा इसका एंगल आ गया, थीटा। ठीक है जी। हाँ, थीटा इसका एंगल दे देते हैं, तो लिख देते हैं इसको, जो यहाँ पे ड्रा करते हैं, आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे ड्रा करते हैं वही यहाँ पे लिख देते हैं। लेट थीटा बी द एंगल किसके किसके बीच में है एंगल? एंगल बिटवीन, ये कौन था? Current आइडियल element. करंट एलिमेंट, Yes, और sir. कौन है? पॉइंट Yes, पी, sir. है ना। लेट Point थीटा बी द P. एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ये जो लाइन है ना, इस करंट एलिमेंट और लाइन के बीच में एंगल है ना, ये लाइन कौन सी है? Yes, ये sir. वही लाइन है जो पॉइंट पी को कनेक्ट कर रही है। समझ आ रही है Yes, ना मेरी sir. बात? ये किसके बीच में एंगल है? करंट एलिमेंट के बीच में और पॉइंट पी के बीच में, इस लाइन के बीच में जो पॉइंट पी को कनेक्ट कर रही है। तो इसी तरह से लिखूंगा, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट Current and element the and line joining the point P and the line joining the point P. P। ठीक है जी, बिल्कुल समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है sir. निखिल जी समझ आ रहा है? आ रहा है sir. चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बता दिया यार, ये हमने यहाँ पर जो डायग्राम बनाई ना, बस उसके बारे में लिखा है। ये जो डायग्राम बनाई बस उसके बारे में अभी तक वही लिखा है। अब इन्होंने बायोटर 7 ने ना बार बार ये काम किया, मतलब यहाँ पे ना इन पैरामीटर्स को बदला, आई को बदला होगा, थीटा को बदला होगा, है ना। मतलब ये पॉइंट थोड़ा नीचे भी लिया होगा, कभी ऊपर लिया होगा, कभी इस पॉइंट को पास लिया होगा, कभी दूर लिया होगा, और फिर इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की, वही हमने बतानी है। नाउ द मैग्नेटिक, अच्छा सोचो, छोटा सा करंट एलिमेंट लिया अगर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी बनेगी? थोड़ी सी बनेगी। छोटी सी ज्यादा करंट एलिमेंट लेते हैं, मतलब छोटी सी ज्यादा डिस्टेंस लेंगे तो ज्यादा, बड़ी छोटा सा बनेगी। डिस्टेंस लिया तो कितनी कितनी सी छोटी मैग्नेटिक सी फील्ड बनेगी। बनेगी? छोटी सी बनेगी। छोटी। इसलिए लिखेंगे नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ना बी से रेजोनेट करते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई लिखते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से लिखते हैं। तो नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी बनेगी? वो छोटी सी बनेगी, डीपी वेक्टर, है ना। ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट कहां पे है लेकिन? एट पॉइंट पी इज कितनी बनेगी? इज स्टेटेड बाय बायोट-सावर्ट। बायोट-सावर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है ना यहाँ पे छोटी सी, वो क्या होगी? कहता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड, तीन बताई चीजें इन्होंने कहा, ये वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी भैया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की करंट के। उन्होंने क्या बताया? उसने कहा जो पॉइंट पी पे, बायोट-सावर्ट ने हमें ये बताया कि जो पॉइंट पी पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हो, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितनी ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आप करंट को कम कर दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी कम हो जाएगी। आप करंट को बढ़ा दो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो भी बढ़ जाएगी। पहली बात उन्होंने ये कही। सेकंड बात उन्होंने ये कही कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कितनी बननी है यहाँ पे, वो इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि आप यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी ले रहे हो। आप ये लेंथ कम लोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड की आप ऑब्जर्व करोगे, आप ये लेंथ ज्यादा लोगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, और ज्यादा लोगे तो और ज्यादा आपको ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डीएल के भी। यहां तक समझ आया? और उसने कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल बन रहा है ना, इसका साइन लेना, लेकिन ठीक है, साइन ऑफ दिस एंगल। तो कितना आएगा? साइन थीटा। उन्होंने जब बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए तब उनको पता चला कि ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अलग अलग पैरामीटर्स चेंज किए ना उन लोगों ने। तो जब उनको ये चीज पता चली, उन्होंने ये चीज ढूंढी, तो उनको पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, और इस बात पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। लेकिन एक चीज और है, अगर इस डिस्टेंस को हम दूर करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो एक चीज और है, 3-4 फैक्टर थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के। यानी कि अगर ये पॉइंट आप बड़ा दूर लेके जाओगे ना, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने बार एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उनको देखा कि यार जितना ज्यादा पास हम ये पॉइंट लेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ उसकी दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी, इस पॉइंट को पास लेते जाएंगे वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो हमें ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिल सकती है। समझ आई मेरी बात? सर यस सर। हाँ जी बोलिए। सर ये हमने डीबी क्यों लिया है?
हाँ बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुको। हाँ, डीबी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना जो बेटा, ये जो इसका सिंबल होता है बी, बी वेक्टर। ठीक है, जैसे हम लिखते थे ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद है तुम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे। यस तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिखते थे ई करके, और ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है वो बी है। अब क्योंकि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो कैसी होगी, डीबी होगी, है ना? ओके सर। अब पता चल गया? यस सर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? किसी को भाई बताओ, किसी को भी अगर डाउट है वो मुझे अभी बता दो। सर हाँ जी बोलिए। सर जो आपने थीटा एंगल लिया है उसको हम उसके अपोजिट वाली साइड ले सकते थे? ये वाला, यस सर। ये वाला, ये वाला एंगल यस बोल रहे हैं सर। ना आप लोग? यस सर। यस सर। हाँ, ये लेना है, ये वाला, ये। सर इसके नीचे भी तो बन रहा है ना एक? हाँ हाँ, नहीं वो नहीं लेना। हाँ ले भी सकते हो, ओके उसमें कोई सर। दिक्कत नहीं है। एक्चुअली जब आप उसको सर्कल के फॉर्म में देखोगे ना, आगे जाके हम इसको करने वाले हैं, तब वो सेम ही आएगा। क्योंकि एक्चुअली ये आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये 90 डिग्री बनने वाला है, तो यहाँ से भी 90, यहाँ से भी 90 सेम ही होता है ये, ठीक है? ओके सर। हाँ वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझ आ गया? डीबी आई आ गया, डीबी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस्मा लेंथ के, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल थीटा के, है ना? डीबी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ये आर स्क्वायर क्यों लिया आई हमने? 1/r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिस्टेंस के, ये जो आर है, आर डिस्टेंस है ना, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे यार स्क्वायर क्यों जैसे नहीं लगाया आपके इसमें? वो, यार ये वैसा अब आता था ऐसा, तो क्या करेंगे, उसने ऑब्जर्व किया, जैसे नहीं करते थे वो, G इज इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, यस है सर। ना? बिल्कुल वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है आर स्क्वायर के। ये बता रहा हूँ ना मैं तुमको, उन्होंने क्या किया, अलग अलग फैक्टर चेंज किए और फिर देखा कि उनकी वैल्यू क्या आ रही है, और वो सब कुछ उन्होंने इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा। अभी इनको कंबाइन करना है हम लोगों ने। आई मेरी बात समझ में? ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या Yes, करेंगे, sir. इन सब फैक्टर्स, इन सब फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं। अगर इन सब फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो डीबी किसके बराबर आ जाएगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, डीएल और क्या है, साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया? डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे हटाना है तो क्या ही करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा के, आगे वही आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहां तक सही है? यस सर। अब आपको पता है ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट लिखा मैंने एसआई सिस्टम में, इन एसआई सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू पता क्या है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो म्यू नॉट है ना, ये पता क्या चीज है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हमने पढ़ी थी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्या पढ़ी थी वहां पे, पढ़ी थी हम लोगों ने एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो थी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ये किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में आती है। तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिन्होंने पढ़ा है वो उसमें काफी कंसेप्ट मिलने वाले हैं। अब ये क्या चीज है, ये एब्सोल्यूट, और वहां पे मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि ये परमिटिविटी क्या होती है, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या चीज है, पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने इस पे, तो भी आपको वहां से पता चल चुका होगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सही है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यस सर। तो डीबी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, डीबी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा ये तो निकल, सर जो ये भी म्यू हमारा नॉट बड़ा, है हाँ बोलो। सर, वो थोड़ा नीचे लिखना है ना, नीचे मतलब मतलब सर हाँ जो नॉट जीरो ये जैसे जीरो लगाया है ना, जीरो थोड़ा नीचे लिखना जीरो है। थोड़ा नीचे लिखना। हाँ इसकी वैल्यू होती है, जैसे यार आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है, अच्छा ये बड़ा काम का फॉर्मूला है, बस ये निकल गया फॉर्मूला, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये बड़ा ज्यादा काम आना है। मतलब जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब तक आपको आना ही चाहिए। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अभी थोड़ा और भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे भी खत्म क्वेश्चन, बट थोड़ा और भी इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? ये तो निकल गई छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, इतने से करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है वो कितनी बननी है, वो इतनी बननी है। ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट आया इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बननी है वो कितनी बननी है, वो ये बननी है। लेकिन अगर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पूरे की पूरी लेंथ कितनी थी इसकी, एल, ये तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली जब सिर्फ इतने से करंट एलिमेंट की वजह से, लेकिन आपके पास जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, एल। तो अगर आपको पूरी लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अगर फाइंड करनी है तो क्या करोगे बताओ? इंटीग्रेट। शाबाश मेरे शेरों, इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, ड्यू टू, अब किसकी वजह से, ड्यू टू द वायर ए बी, कितनी आएगी बताओ? क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो हमने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन डी बी, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देख लो क्या ही करना है इसमें, ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आंसर यहाँ पे आया बी। अब देखो जो चीजें कांस्टेंट है ना उनकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग। आई, करंट को चेंज कर रहे हो क्या तुम लोग? नहीं कर रहे हो। साइन थीटा बदल रहे हो? नहीं बदल रहे हो। आर स्क्वायर को बदल रहे हो? पॉइंट को चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो कहाँ बदलेंगे आर। लेकिन बदला क्या रहे हैं, मतलब किसकी इंटीग्रेशन करनी है, डीएल की। ये डीएल जो है इतने छोटे छोटे डीएल ले लेकर उन्हें पूरा का पूरा लेंथ बनानी है, तो इसीलिए किसकी इंटीग्रेशन होगी, सिर्फ डीएल की होगी, बाकी सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो देख लो क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन किसकी, डीएल की। अब बता दो यार, सिंपली बताओ, ये छोटे छोटे डीएल अगर मैं बनाऊंगा, जैसे ये डीएल है डीएल है डीएल है, ऐसे छोटे छोटे डीएल 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 अगर मैं करूं और फिर इनको पूरों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? एल। लेंथ मिलेगी यार, एल L। मिलेगा। ऐसे भी यहाँ से कैंसिल भी हो रहा है, तो बी इज इक्वल टू आएगा cancel हो म्यू जाएगा। नॉट मोर 4 पाई आई, एल लिख दो पहले, साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ये आपकी डेरिवेशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना आगे जाके भी छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो उसको यहाँ ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करेंगे एज कम्पेयर टू दिस, हम इसको ज्यादा यूज करने वाले हैं। आइडियल साइन थीटा याद रखना इसको, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। तो फिर से समझाऊं, ये पता चल चुका है? सर एक बार बता दो। चलिए कर देते हैं आपकी सेवा एक बार फिर से। तो देखिए हमने क्या कंसिडर किया, हमने एक वायर ली जिसकी लेंथ एल है, वो लिख दिया देयर इज अ वायर ए बी हैविंग लेंथ एल। फिर मैंने ये कहा कि चलो कंसिडर करते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है जी, करंट आई फ्लो कर रही है। फिर हमने ये कंसिडर किया कि छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया मैंने, स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल, और इसको करंट एलिमेंट तब बोल देते हैं जब इसको आइडियल, मतलब आई करंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं करंट एलिमेंट। तो आइडियल आ गया छोटा सा करंट एलिमेंट। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं जहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट। मतलब पॉइंट पी ले लिया मैंने, कहां पे, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैज टू बी डिटरमिन्ड। फिर मैंने कह दिया कि ये जो करंट एलिमेंट है और ये जो लाइन है इसके बीच में एंगल कितना है जी, थीटा। उसके बाद क्या कर दिया हमने, फिर हमने कहा कि यार, एक्चुअली हमने नहीं कहा, ये बायोट और सवेर ने कहा, ठीक है, ये उनकी कहानी चल रही है सारी। तो बायोट और सवेर ने ये बताया, बायोट और सवेर ने ये कहा कि भैया ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बड़ी कम बननी है वो, इसलिए हमने इसको डीबी लिखा। और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है छोटी सी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के। फिर उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल के भी। जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। सारे फैक्टर को, जितने भी फैक्टर्स हैं सबको मिला लिया, तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर बन गया। आई, इसका क्या कहते हैं इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह क्या करना है हमने, इक्वालिटी लिखा तो कांस्टेंट आ गया के। ये जो के है, इस के की वैल्यू को क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट फार्मूला बन गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद रख लेना,
कल भी काम आएगा, परसों या जब तक अब चैप्टर चल रहा है तब तक काम आने वाली चीज है। तो अगर ये तो बनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो क्या करोगे? इंटीग्रेशन करेंगे। लॉजिकली इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, जो चीजें कांस्टेंट है बाहर निकालो, जिसकी इंटीग्रेशन करनी है कर ली, कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा आर स्क्वायर, खत्म काम। समझ आया? यस सर। हाँ तो ये Yes, तो sir. इसको आप सर लोगों अगर ने हम इंटीग्रेशन साइन को डिकम्पोज करेंगे, इंटीग्रेशन साइन को क्या करेंगे? सर वो कट अश्विनी क्या साथ। ये वाला कटना है? हाँ इसको काट सकते हैं, ये तो सिंपल है, ये लो काट लो, क्या करना है इसको। इसके बीच में कौन सा कोई फंक्शन है? फंक्शन होता तो प्रॉब्लम होती, फिर हम उसको फार्मूला लगाते हैं। ये बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ ये यहाँ पे कर सकता है ये। इसके बीच में अगर कोई फंक्शन होता ना, जैसे एल होता, L2 होता, तो फिर हमें फार्मूला लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, Yes, sir. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ये था बायोट सेवर्ट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं हो रहा होगा मेरे पे तो पुराने पेपर देख लो उठाकर, तुमको ये बायोट सेवर्ट्स लॉ हर दूसरे पेपर में भी देखने को मिलेगा। एग्जाम में बहुत बार ये लोग पूछते हैं, और स्टेट एक्सपेरिमेंट कम पूछते हैं, लेकिन ये ज्यादा पूछते हैं, बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है जी, तो कल आपने ये Yes, याद sir. करके लिखना भी है। कल टेस्ट, तो कल तो पहले इसका टेस्ट होगा। कल वाला टेस्ट तो ये है। मंडे वाला टेस्ट जो है मैं आपको टेस्ट बता दिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा, तो कहाँ पे होगा ये हम आपको अपडेट कर देंगे। आपके मैसेज में आपको मैं कर दूंगा, आपके ग्रुप में मैसेज, तो वहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी, न्यूमेरिकल भी होगा। यस सर। हाँ जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं ना, जो मैंने करवाए हैं वो सब करके रखने हैं आप लोगों ने। न्यूमेरिकल सेम नहीं पूछूंगा मैं, थोड़ा चेंज करके पूछूंगा, बट अगर आपने वो वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की होगी तो आप उनको कर पाओगे। ठीक है जी, यस सर। तो आज इतना ही करते हैं। अब आप खाना शाना खाइए, फिर वेडनेसडे को रख लो। बाकी जनता क्या कहती है? सर क्योंकि और भी बड़े टेस्ट हैं संडे को, बुरी हालत होने वाली है। वाट लगने वाली वाट, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। बता दो। फिलहाल तो मंडे क्या करना भाई, बाकी बताओ। अभी बाकी जनता बताओ यार बाकी बताओ भाई, क्या कर रहे हो? मंडे को ही देना है। महक मंडे जी, कोमल जी, नेहा जी, बताइए मंडे। अश्वी क्या करना है मंडे? यस सर। देखो भाई, हम क्या कह सकते हैं, दुनिया मानती नहीं है, दुनिया कहती है मंडे को देना टेस्ट, तो मंडे को करिए प्रिपेयर। ठीक है जी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं तब। हाँ कल फिर मिलेंगे इसी जगह से समय, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए जेके चैनल, है ना। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बिग बॉस साइनिंग ऑफ।